तुम जा रही हो यारा, मैं उदास हो जाऊंगी। जब से हमामा ने अली आपके जाने का सुना था, इसका ड्रामा ही ख़त्म नहीं हो रहा था। सिर्फ 2 दिन की तो बात है, और वैसे भी तुम्हारे घर तो इतने गेस्ट आए हैं, तुम तो बिजी रहोगी ना, फिर मेरी याद कैसे आएगी। अली आप अपनी पैकिंग कर रही थी, मिट्टू भी पास ही बैठा दोनों को देख कर और सुन रहा था। मतलब तुम नहीं रुकोगी, हमामा मुंह बना के बोली। तो तुम चलो मेरे साथ, तो दोनों मस्ती करेंगे। अरे अब इसका दिल रखने को बोली, खुद भी जानती थी बाहर लोगों में कितनी घबरा जाती है कचा के मस्ती करना। लेकिन यार मम्मा नहीं मानेगी, अभी तो भाभी घर आई हुई है, और फिर छोटू भी तो घर है, इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ, मामा का दुख कम नहीं हो रहा था। घर का काम करते हुए तो इसको वैसी ही मौत नजर आती थी। यहाँ अली आपके पास आकर इसकी जान छूट जाती थी। घर के काम से अब वो भी जा रही थी, तो मतलब घर से निकलना बंद और घर का काम वो अलग। तो तुम अपनी भाभी से दोस्ती कर लो ना, और छोटू भी तो है, इसके साथ खेल लेना। अलिया ने मिट्टू को उठाया, जो खामोशी से इनकी शक्ल देख रहा था। इसको तो हटाओ यार, अभी मैं बात कर रही हूँ ना। हम मामा ने मिट्टू को इससे लेके नीचे बिठा दिया, और वो बेचारा भी चुपचाप बैठ गया, खुद उसकी गोद में रख लिया। कभी कभी तुम बच्ची बन जाती हो। अलिया ने इसके सर पे चपत लगाई। जी नहीं, मैं बड़ी हो गई हूँ। हम मामा ने इसका नाक खींचा। फिर तो तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए भाई, सोचो कितना मजा आएगा ना तुम्हारी शादी में। अली आप सोचकर ही मुस्कुराए। तुम्हारे मुंह में घी शकर यारा, बस जल्दी से मेरा ब्याह करा दो, लेकिन किसी हैंडसम ब्रिज से करवाना, ताकि इन मनूस कामों से मेरी जान छूटे। हमामा की तो भाजी ही खिल गई थी। हमामा के घर काम वाली भी काम करती थी, लेकिन इसकी मम्मा का मानना था कि लड़की को हर काम आना चाहिए, ताकि अगले घर जाकर कोई मुश्किल ना हो। इसलिए हमामा को वो हर काम सिखाती थी, लेकिन हमामा सदा की कामचोर, बुरे बुरे मुंह बनाती इनकी नसीहत सुनती थी। अलिया तो मुँह खोले हैरत से इसको देख रही थी, जो बड़े बड़े मज़े से अपनी शादी की बात कर रही थी। क्या हुआ? हमामा ने इसकी हैरत को देखकर पूछा। तुम्हें ज़रा भी दुख नहीं होगा शादी का? अलिया की हैरत भरी आवाज़ आई। नहीं, मना ही भाई, शादी का दुख किसको होता है, बल्कि शादी तो खुशी की होती है। सब आपको प्रोटोकॉल देते हैं, और काम भी नहीं करना पड़ता। हमामा की हर बात काम पर ही ख़त्म थी। मतलब तुम्हें रोना नहीं आएगा? तुम्हें अपना घर छोड़कर चली जाओगी? अलिया की हैरत कम नहीं हो रही थी। आज तक दोनों ने कभी शादी के बारे में बात नहीं की थी, वरना अलिया आप इतनी हैरान ना होती। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, मैं तो शुक्र करूँगी कि काम से जान छुटी। हमामा की तो मन तक ही निराली थी। हद है मामा, तुम काम से इतना क्यों डरती हो? अली आपको इसकी समझ ना आई। तुम काम नहीं करती ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं काम करने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ता है। तुम क्या जानो मेरा दुख। हम मामा ने कहते अपने कभी न आने वाले आंसू साफ किए। चलो हटो ड्रामा, कोई बाबा आने वाले हैं बस। अलिया अब इसको अपनी गोद से उठाती खुद भी उठी। मेरा मिट्ठू उदास हो गया है। अलिया मिट्ठू को उठाकर प्यार से उस पर हाथ फेरती बोली। हाँ, बस तुम्हें तो इस मिट्ठू की फिक्र है, बाकी सब तो बेकार है तुम्हारे लिए। हम मामा चिड़ी। ऐसा नहीं है मेरी प्यारी दोस्त, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। अलिया मुस्कुरा के बोली। मिट्टू अभी भी हाथ में था, जिसको अब वो अपने हाथ से मिर्च खिला रही थी, और दूसरे हाथ से इसको सहला रही थी। अलिया के जाने की वजह से वो भी चुप था। बस बस रहने दो, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अब मामा ने फुल दुखी होने की एक्टिंग की। नहीं नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम तो दोस्त हो ना। अली अब जल्दी से इसके पास आए, कहीं नाराज़ ही ना हो जाए। मिट्ठू से भी ज़्यादा हम मामा ने मुंह फुलाया। हाँ हाँ, मिट्ठू से भी ज़्यादा। अलिया बच पड़ी। इसको हंसता देखा हम मामा भी मुस्कुराए। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही हंसता रखे मेरी जान। हम मामा के लहजे में अपनी दोस्त के लिए प्यार ही प्यार था। आमीन, मिट्ठू बोला तो दोनों ने हैरत से इसको देखा, फिर हंस पड़ी। रात को 9 बजे सामान संभाल लिया। आपको लंदन की फ़्लाइट थी। अब मामा से मिलने के बाद दोनों एयरपोर्ट चले गए। अलिया आपको तो डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अपने बाबा के हाथ मजबूती से पकड़े वो उनके साथ ही रही। अनाउंसमेंट होने के बाद दोनों अपनी सीट पर बैठे, तो अलिया आपने इनका हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। उन्होंने इसको तसल्ली दी तो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अंदर से दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। प्लेन चलना शुरू हुआ तो अलिया अपने डर से आंखें बंद कर ली, और मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह करके सफ़र ख़त्म हुआ। लंदन एयरपोर्ट पे लैंड करते ही बस्ता ठंडी हवा ने इस्तकबाल किया। 8 घंटे की फ़्लाइट और चेकिंग के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकले, तो सर्द ठंडी हवा ने कपकपाने पे मजबूर किया। अलिया अलिया आपने बेसाख्ता चिरचिरी ली। दिसंबर के महीने में बर्फ़बारी शुरू हो चुकी थी, और पूरे लंदन को बर्फ़ की सफ़ेद चादर ने छुपाया हुआ था। सड़कें भी गीली गीली सी थी। एयरपोर्ट से निकलकर अलिया आपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। अलिया मुस्कुराई।
बाबा का हाथ पकड़ा, टैक्सी तक गई। होटल के पूरे रास्ते तक अलिया इश्तियाक से बाहर देखती रही। इसको बर्फ़बारी और सर्दियों का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद था। अक्सर घर में भी वो कोई भी गर्म कपड़ा नहीं पहनती थी, इसी वजह से बीमार हो जाती थी, लेकिन बाज फिर ना आती थी। लंदन के खूबसूरत नज़ारों में इस कदर खोई थी कि पता भी न चला। होटल आ गया। रूम में जाते अलिया अपने फ्रेश होके सो गई थी। 3 घंटे नींद पूरी करने के बाद उठी तो जमान साहब ने खाना ऑर्डर किया। अब तो उन्होंने साथ खाना खाया और फिर जमान साहब इसको अपना ख्याल रखने की ताकीद करते अपनी मीटिंग के लिए चले गए। जमान साहब के जाते अलिया अब अपना कोट उतारती बैल्कनी में आई। अभी सुबह थी तो हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही थी। अलिया मुस्कुराती हुई वहाँ खड़ी बर्फ़बारी देखने लगी। यहाँ आकर एक अजीब सा एहसास होता है, एक अजीब सी खुशबू थी लंदन की हवाओं में जो अलिया को अच्छी लग रही थी। कुछ देर वहाँ खड़े होने के बाद रहने के बाद अलिया वापस रूम में आ गई। हमामा को भी कॉल करनी थी, वरना इसने नाराज़ हो जाना था। कहाँ हो महावीर, तुम यहाँ मीटिंग में, तुम्हारा वेट हो रहा है। आशिफ फ़ोन पे आहिस्ता से बोला। मीटिंग रूम में सब बैठे हुए बस महावीर के लिए रुके हुए थे। आगे से पता नहीं क्या कहा कि आशिफ परेशान हुआ। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं मीटिंग कैंसिल कैंसिल करके आ जाता हूँ। आशिफ सबको देखता बोला, ठीक है, ख्याल रखना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। आशिफ ने कहते फ़ोन बंद किया। इज़ एवरीथिंग ओके? ज़मान साहब बोले। जी जी, सब ठीक है, बस ग्रैंडपा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई तो इस वजह से इसको जाना पड़ा। इफ़ यू डोंट माइंड हम मीटिंग महावीर के बगैर कर सकते हैं, आप इनसे पार्टी में मिल सकते हैं। आशिर ने न आने की वजह बताते इजाज़त चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, सलमान साहब मुस्कुरा के बोले। मीटिंग कामयाब रही। अब वो महावीर की कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार थे। उन्होंने बहुत सुना था महावीर के बारे में, लेकिन कभी मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। दोनों कंपनी की डील की खुशी में आज रात बिजनेस डिनर था महावीर की तरफ से। जमान साहब मीटिंग से फारिग होते होटल गए। अलियाब तो हमामा के साथ फ़ोन पर लगी हुई थी। जमान साहब ने डिनर का बताया तो अलियाब ने भी साथ चलने को कहा। पहले तो जमान साहब हैरान हुए कि अलियाब खुद से कहीं आने का कह रही थी। जमान साहब ने खुशी से इजाज़त दी। वो तो खुद चाहते थे कि वो सबकी तरह खुश रहे। वह वेन्यू पे पहुँचे तो अलियाब घबराई। क्या हुआ बेटा? जमान साहब इसके पास आए। कुछ नहीं पापा, चले। अलियाब खुद को रिलैक्स करती बोली। हॉल में इंटर हुआ तो अलियाब का दिल धड़का। जमान साहब कुछ लोगों से मिले, अलियाब को भी मिलवाया। अलियाब तो हैरत से वह लड़कियों को देख रही थी जो मगरबी लिबास पहने कॉन्फिडेंस से पूरी पार्टी पे छाई हुई थी। बेखौफी से मर्दों से बात करती, इनसे गले मिलती चहक रही थी। अचानक ही सब एक्टिव हुआ और इंटरेस्ट की तरफ मुतवज्जह हुए। सारे मीडिया वालों ने अपने कैमरे सीधा किए। एक खूबसूरत शख्स इंटर हुआ, फुल ब्लैक, अपनी मर्दाना वजह के साथ। वो महावीर खान था। अलियाब का फ़ोन बजा तो वो जमान साहब को बताकर फ़ोन से बाहर चली गई। कुछ देर बाद मोहम्मद से बात करने के बाद फ़ोन रखा तो ऐसा लगा जैसे पीछे कोई है। अलियाब डर गई। जमान साहब से मिलने से पहले ही महावीर को कॉल आई तो वो सबसे एक्सक्यूज़ करता साइड पे चला गया। पता नहीं फ़ोन करने वाले ने क्या कहा, लेकिन इसकी बात सुन के महावीर की आँखें सुर्ख होना शुरू हो गई। गुस्से से माथे की रगें तन गई। फिर बात करता वहीं से बाहर निकल गया। आखिर तुमने बॉस को बता दिया आज जो हुआ? उमर रूम में आता बोला। दोनों बेस्ट के लाहौर वाले फ्लैट में रहते थे। इनको बेस्ट ने अपने साथ ही रखा था। इसका हर काम वो दोनों ही करते थे। इन दोनों को ट्रेन भी इसने खुद ही किया था। नहीं तुम कर दो, मुझे डर लगता है अगर इनका मूड ख़राब हो तो बिलावजह मुझ पर गुस्सा निकल जाएगा। आकिब मुंह बना के बोला। हर दफ़ा बेस्ट के गुस्से का निशाना जो बनता था। ठीक है, उमर कहता फ़ोन करने लगा। हेलो बॉस, आपको कुछ बताना है? उमर आराम से बोला। हाँ जल्दी बोलो, अभी पार्टी में मसरूफ़ हूँ मैं। भारी मर्दाना आवाज़ आई। आगे से उमर ने जो बात बताई वो वैश को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। वहाँ खड़े लोगों से एक्सक्यूज़ करता बाहर चला गया। दिल कर रहा था सबको आँख लगा दे। अभी वो फ़ोन पे बात ही कर रहा था कि अचानक इसकी निगाह उठी और फिर पलटना भूल गई। सामने का मंज़र था इतना हसीन कि वो सब भूल गया। सामने एक लड़की खड़ी थी, ब्लैक फ्रॉक पहने, साथ ही ब्लैक कोट पहना था और ब्लैक ही हिजाब था। इसकी सिर्फ ग्रे आँखें ही नज़र आ रही थी जो पानी से भरी हुई थी। वो दोनों हाथ मलती, कभी आगे की तरफ जाती, कभी वापस पीछे आ जाती। बर्फ़बारी भी ज़ोरों-शोर से हो रही थी। इसके बीच में ही खड़ी ये लड़की एक हसीन मंज़र पेश कर रही थी। वो तो सिर्फ़ इसकी आँखें ही देखता रह गया जो पानी से भरी हुई झील जैसी लग रही थी। हसीन आँखें इसने पहले भी देखी थी, लेकिन इनमें कुछ अलग था जो इसको अपनी तरफ खींच रहा था। एक तो इसकी हसीन आँखें और उसमें पलकों की जंबिश। आँखें झपक-झपक कर वो अपने आँसू रोकने की कोशिश कर रही थी। इस सियाह रात में वो सियाह लिबास पहने रात का ही हिस्सा मालूम हो रही थी। ब्लैक ब्यूटी, इसके लबों से एक लफ्ज़ अदा हुआ। वो लड़की बुरी तरह से इसको अपने शहर में जकड़ चुकी थी कि इसको अपना दिल हाथ से जाता हुआ महसूस हुआ। बेख्तियार इसका हाथ अपने दिल पे किया। इसको तो और कुछ भी नज़र ना आता, बस वो यकटक इसकी आँखें ही देखता जा रहा था।
हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई तो वो होश में आया। हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ। फ़ोन रखे वापस इसकी तरफ देखा जो अब एक आदमी के साथ खड़ी थी। इस आदमी की इसकी तरफ पीठ थी। वो चेहरा ना देख सका। इतने हसीन मंज़र के बाद सब कुछ भुला गया। तुमसे मिलना पड़ेगा ब्लैक ब्यूटी, कहता वापस चला गया। ज़मान साहब ने काफ़ी देर अलियाब का इंतज़ार किया लेकिन वो अंदर ना आई तो परेशान हुए और उसको देखने बाहर चले गए। अलियाब डर गई थी, इसकी आंखों में आंसू आए। यहाँ वहाँ देखती, वो इंटरेस्ट ढूंढ रही थी लेकिन वो फ़ोन पे बात करती शायद हॉल के पीछे आ गई थी। हाथों को मोड़ती, यहाँ वहाँ देखती, आंखों में आंसू लिए आगे की तरफ जाती फिर वापस आ जाती। बाबा को कॉल की तो वो भी उठा नहीं रहे थे। अभी वो दोबारा कॉल करती कि ज़मान साहब खुद बाहर आ गए। आप ठीक हो बेटा? ज़मान साहब ने उसके सर पे हाथ रखा। जी बाबा, हम चले अब। अली आपको हौसला हौसला हुआ तो वरना तो इसका दिल ही बंद हो जाता। एक तो वो पहले थी परेशान कर दी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई देख रहा था। जी मेरा बेटा आप बैठो गाड़ी में, मैं अभी आया हूँ, अभी आया। जमान साहब ने उसको गाड़ी में बिठाया और खुद हॉल की तरफ की जानिब गए। आशीष से मुआवजा की कि इनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। महावीर से वो फिर कुछ कभी मिल लेंगे। आशीष से मिलके सीधा होटल गए। अली आप तो जाती ही सो गई, पता नहीं थक गई थी या डर गई थी। सामान साहब भी आराम करने लगे। अभी कल इनको एक और काम करना था, फिर कल रात की फ्लाइट थी वापसी की। महावीर जब से पार्टी से आया था तब से बेचैन था। अब दिल कर रहा था वो ब्लैक ब्यूटी सामने हो और इसका चेहरा देख के लेके हाथ बढ़ा के इसकी घेरी लंबी पलकें छू ले, लेकिन वो तो दोबारा नजर ना आई। पार्टी में भी इसने हर लड़की को देखा लेकिन वो कहीं नहीं थी। इसके लिबास से पता चल रहा था कि इस माहौल की नहीं है। फिर कौन थी वो, कहाँ से आई थी? सोच सोच के महावीर अब झंझला चुका था। 4 घंटे से बैठा सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। कमरे में धुआं भर चुका था लेकिन इसकी सोचों का महवर वही लड़की थी जो कुछ पल ही में इसका सुकून चैन सब साथ ले गई। बार बार इसकी आंखों के सामने वही पानी से भरे गिरे आंखें आ रही थी। सोचों में इतना गुम था कि पता ही नहीं चला। सिगरेट हाथ को जला गया। जलन हुई तो सोचों का धारा टूटा और हाल हाल में वापस आया। कुछ ही लम्हों में इन कातिल आंखों ने महावीर खान का दिल घायल कर दिया। कुछ तो ख़ास है तुम में ब्लैक ब्यूटी, तुमसे मिलना ही पड़ेगा अब तो। महावीर दिलकशी से मुस्कुरा कर बोला। अगले दिन लंदन में काफ़ी बर्फबारी हुई थी तो ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी। सामान साहब सुबह अलियाब के साथ नाश्ता करके कहीं चले गए थे। रात से अलियाब को बड़ी अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। लंदन में कुछ तो ऐसा था जो इसको अपनी तरफ खींच रहा था। नाश्ता करने के बाद कुछ देर बाहर बर्फबारी में खड़ी रही। कल की निस्बत आज ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। कुछ देर में इसके सफ़ेद गाल ठंड की शिद्दत से लाल हो गए थे और नाक भी लाल टमाटर हो रही थी। लेकिन वो वहीं खड़ी अपनी सोचों में घूम रही। जब दांत बजे तो फिर हाथ रगड़ती अंदर चली गई। कल से कोई 10 दफ़ा हमामा कॉल कर चुकी थी। रात को उनकी फ़्लाइट थी, इसने अभी हमामा के लिए शॉपिंग भी करनी थी तो वो ज़मान साहब का वेट करी थी। फिर कुछ ही देर में ज़मान साहब आ गए। चेहरे से काफ़ी परेशान लग रहे थे। क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? अलिया भी परेशान हुई। नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ इसलिए आपको लग रहा है। अभी आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। अब ज़मान साहब इसका सर थपक कर बामुश्किल मुस्कुराए। वरना जो खबर आज इनको मिली थी वो चाह कर भी अपनी बेटी को नहीं बता सकते थे। पक्का ना बाबा? अलिया आपको यकीन ना आया? जी मेरा बेटा। ज़मान साहब इसके सर पे प्यार से हाथ देकर अपने रूम में चले गए। आशिक की चचा की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं थी तो वो आज इनको मिलने अमेरिका जा रहा था। महावीर इसको छोड़ने एयरपोर्ट आया था। अभी इसको सी ऑफ करके वापस ही जा ही रहा था कि सामने से आते किसी नाजुक वजह से टकराया। जब इस पे नज़र पड़ी तो फिर पलटने से इनकारी हो गई। हाथ में पकड़ा मोबाइल भी नीचे गिर चुका था लेकिन वो तो एकदम साके सामने देख रहा था। अलिया आप अपने बाबा के साथ एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट का वेट करी थी। जब जमान साहब का फ़ोन बजा तो वो उठकर साइड पे चले गए। अभी इनकी कॉल ख़त्म ही हुई थी कि फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। उन्होंने अलियाब को आने का कहा, खुद आगे बढ़ गए। पहले तो अलियाब घबराई और उनको रोकने लगी लेकिन फिर हिम्मत करके खुद ही जाने लगी कि एक हाथ में बैग पकड़ा हुआ था जबकि दूसरे हाथ से हिजाब का पल्लू पकड़ा था। पेन कहीं गिर गई थी और दूसरी मिल नहीं रही थी। जल्दी जल्दी कदम उठाई जा रही थी कि सामने से आते किसी पहाड़ से टकरा गई। आंखों ने आगे तारे नाच गए। बैग हाथ से छूटा और सामान बिखर गया। साथ ही हिजाब खुला। अलियाब का दिल उछल कर हलक में आ गया लेकिन सामने वाले को नज़र उठा के देखा तक नहीं था। सॉरी, बामुश्किल एक लफ्ज़ बोलती नीचे झुक के अपना सामान समेटने लगी। महावीर तो बस इस चाँद से बेदाग चेहरे को देख रहा था। इतना मुकम्मल हुस्न, झुकी हुई अगेरे आँखें, इन पे घनी पलकों का पहरा, सुर्ख व सफ़ेद रंगत, सर्दी की शिद्दत से सुर्ख गाल और सुर्ख की नाक, गुलाब की पनखड़ी जैसे गुलाबी लब और लबों के बिल्कुल ऊपर छोटा सा काला तिल।
महाबीर का दिल घायल कैसे ना होता जब इसकी सॉरी सुनाई थी। महाबीर को लगा किसी ने कानों में रस घोल दिया हो। नीचे झुककर वो अपना सामान उठा रही थी। वो ही थी ब्लैक ब्यूटी। इससे पहले महाबीर हाथ बढ़ा के इसको छूता, वो तो सामान उठा के अपना हिजाब सही करती वहाँ से भाग गई। महाबीर ने मुड़कर देखा तो लेकिन वो कहीं नजर न आई। महाबीर बेचैन हुआ इसी तरह भागा जहाँ वो गई थी, लेकिन वहाँ कोई भी न था। फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी, लेकिन महाबीर को पता न चला वो किस फ्लाइट में कहाँ गई थी। इसने काफ़ी लोगों से पूछा लेकिन कुछ पता न चला। आखिर दिल पे हाथ रखकर वापस आ गया। अब तो वो जा चुकी थी। अपने रूम में आती सिगरेट जलाई, धुएं में भी में फिर से इसका चांद सा चेहरा नजर आया। महाबीर का दिल जोर से धड़का। इसकी नज़रों से वो मंज़र ही नहीं हट रहा था। अपनी 30 साला ज़िंदगी में इसने हर तरह की औरत का हुस्न देखा था। इसकी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लड़कियां इसकी तरह खुद ब खुद माइल हो जाती थी, लेकिन आज तक इसने खुद को किसी तरफ ना देखा था। फिर ये छोटी सी लड़की महाबीर के दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर कर गई थी। महाबीर खान तो आज एक छोटी सी लड़की के हाथों घायल हो चुका था। कहाँ किसी के खातिर में ना लड़ने वाला महाबीर खान 2 दिन से एक लड़की के बारे में सोच रहा था। बहुत तड़पा रही हो ब्लैक ब्यूटी महाबीर खान को, बस एक दफ़ा मेरी दस्तक में आ जाओ, सारे बदल लूँगा। मेरे चैन सुकून बर्बाद करके कहाँ चली गई हो। महाबीर तसव्वुर में ही ब्लैक ब्यूटी से मुखातिब था। अलिया तो इस इंसान से टकराने की वजह से बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। पता नहीं कौन था, अल्लाह का शुक्र करती वहाँ से कि इसने कुछ किया नहीं। सुबह घर पहुँचते तो सामने ही लॉन्च में हमामा नज़र आई, जो सोफ़े पे बैठी पाँव सामने टेबल पे रखे सर सोफ़े की बैक पे सर रख के सो रही थी। अलिया भी इसको देखकर मुस्कुराई। सामान सब इसको आराम करने का कहते हुए खुद भी अपने कमरे में चले गए थे। अभी आगे बढ़ने लगी थी कि मिट्टू आहिस्ता-आहिस्ता चलता इसके सामने आया। अलिया की मुस्कुराहट गहरी हुई। नीचे झुककर मिट्टू को उठाया। आई मिस यू मिट्टू बेबी। प्यार से इसके पर पे हाथ फेरा। मिट्ठू मिस यू या मिट्ठू रुक रुक के इसकी कॉपी करता बोला और अपनी चोट से इसका गाल चूमा। अलिया खिलखिलाई, फिर जल्दी से मुंह पे हाथ रखा मामा को देखा जो अभी भी गहरी नींद में थी। अलिया ने मुस्कुराकर मिट्टू को आहिस्ता से कुछ बोला तो मिट्टू ने सर हिलाया। आहिस्ता आहिस्ता पाँव उठाती मिट्टू को हाथ में पकड़ा सोफे तक गई, जहाँ मामा हुई थी। अलिया ने मुस्कुरा दबा के मिट्टू को मामा के कान के पास किया। मिट्टू माँ माँ मिट्टू ज़ोर से बोला, क्या हुआ? मामा ज़ोर से चिल्लाती उठी। हाँ हाँ हाँ, अलिया हंसने लगी। मिट्टू भी सर हिलाता उड़ के एक साइड पे बैठ गया। मामा को तो पहले तो समझ नहीं क्या हुआ, फिर समझ आई तो अलिया की तरफ भागी जो पहले की कि इसकी पहुँच से तो 100 दूर हुई। रुक जा कमीनी औरत, तुझे मैं बताती हूँ। मामा ने कुशन उठाकर इसकी तरफ फेंका। हाँ हाँ, अलिया कहकमा लगा के साइड पर हुई। मैं यहाँ सुबह 4 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम आकर इस तरह से मुझे उठा रही हो। एहसान फरामोश इंसान, मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूँगी अगर ये मिट्टू दोबारा मेरे पास आया तो। मामा गुस्से से लाल पीली हो गई। हाँ हाँ, अच्छा ना गुस्सा ना कर मेरी मामा जानी शोलीना। अलिया मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, जा मैं नहीं बोलती। मामा मुंह फुला के सोफे पे बैठी। अच्छा ना माफ़ कर दे मेरी प्यारी दोस्त, नहीं शोली, देख मैं तेरे लिए इतने सारे गिफ्ट लाई हूँ। अलिया भी इसको हक करती लाड से बोली, सच्ची तू गिफ्ट लाई है ना मेरे लिए? मामा ने इसको देखा। अलिया अपने गर्दन में हाँ में हिलाई। लव यू यारा। हमामा ज़ोर से इसका गाल चुमती बैग की तरफ भागी। अलिया भी इसकी जल्दबाजी पे मुस्कुराई। काफ़ी सारा टाइम अलिया के साथ गुजार के हमामा घर गई तो अलिया भी सोने चली गई। हमामा से मिलके वो सब कुछ भूल गई थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरा था। अब किसी का अच्छा तो किसी का बुरा। महाबीर ने 1 हफ्ते में अपनी ब्लैक ब्यूटी को बहुत ढूंढा, लेकिन इसको कुछ पता न चला। वो तो ये भी नहीं जानता था कि वो इस दिन किस फ्लाइट से कहाँ गई। जैसे जैसे दिन गुजरते इसकी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। दिल तो कर रहा था सारी दुनिया उलट के भी अपनी ब्लैक ब्यूटी को सामने ले आए जो इसका सब कुछ लूट कर पता नहीं दुनिया के किस कोने में छुप गई थी। आशिर कहाँ है? फ़ोन कान से लगा इसकी सेक्रेटरी से पूछा। सर अपने ऑफिस में, इसने जवाब दिया तो हूँ हाँ कहता इसके ऑफिस चला गया। डोर खोला तो सामने आशिर लैपटॉप पे झुका काफ़ी मसरूफ़ था। डोर की आवाज़ से ऊपर देखा तो महाबीर को देखकर मुस्कुराया। अरे कोई काम था तो मुझे बुला लेते। हाँ बस एक बहुत ज़रूरी काम था तो सोचा खुद मिल लूँ तुमसे। महाबीर भारी आवाज़ में कहता उठा। हाँ बोलो। आशिर लैपटॉप साइड पे करता इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। एक लड़की को ढूंढना है। महाबीर इसको याद करके मुस्कुराया। हाँ हो जाएगा, नाम बताओ। आशिर ने लैपटॉप फिर से सामने किया। पता नहीं, महाबीर सोचकर बोला। पेरेंट्स का नाम। आशिर ने गौर से इसका चेहरा देखा। पता नहीं। महाबीर किसी गैर मराई नुक्ते को देखता हुआ बोला। कोई तस्वीर वगैरह? आशिर हैरान हुआ, पहली बार वो किसी लड़की के बारे में बात कर रहा था। नहीं है, महाबीर वैसे ही बोला। फ़ोन नंबर?
आशिर को इसकी हालत मशकूक लगी। नहीं पता। महावीर को कुछ याद आया तो मुस्कुराया। कहाँ रहती है? आशीष जब से बोला। महावीर ने कंधे उचका दिए। अबे यार, जब कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में तो कहाँ से ढूंढ के दूँ? आशीष चिढ़ गया। पता कुछ है नहीं और चले हैं लड़की ढूंढने। तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है, इस लड़की को कहीं से भी ढूंढ लो। इसके ऐसे मिल जाएगा शाम को। महावीर गुस्से से बोला। कौन है ये? आशीष ने इसका अंदाज देखा। कुछ कुछ तो समझ आ रहा था इसको भी। मेरा इश्क। दो लफ्ज़ कहता इसका मुकाम बता गया। आशिर का मुंह खुल गया। सिर्फ 10 दिन, अगर कोई खबर ना मिली तो इस पूरे शहर को आग लगा दूंगा। आखिरी बार एयरपोर्ट पे देखा था। लहू रंग आंखों से खौफनाक लहजे में कहता जोर से दरवाज़ा मारता चला गया। आशिर तो ऐसे इसके लफ्ज़ों पे ही हैरान रह गया। हमामा और इलियाब का रिजल्ट आ गया था। दोनों ही अच्छे नंबर से पास हुई थी और अब दोनों को यूनि ज्वाइन करने का ऑर्डर हुआ था, जिस पर अलियाब ने काफ़ी एहतजाज किया था, लेकिन किसी ने ना सुनी। आज दोनों ने यूनि देखने जाना था। अलियाब तो हमेशा की तरह बहुत डरी हुई थी, लेकिन हमामा ने इसकी एक ना चलने दी। लाहौर की सबसे बड़ी यूनि के सामने दोनों खड़ी थी। अलियाब की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी जाने की, लेकिन हमामा ने इसका हाथ पकड़ कर अपने साथ ही खींचा। अंदर इंटर हुई तो वहाँ का तालबा का सैलाब आया हुआ था। इतने लोग देख अलियाब की जान पे बन आई। तू रुक 1 मिनट, यहाँ मैं किसी से बिजनेस डिपार्टमेंट का पूछ कर आई। हमामा ने इसको गार्डन के एक साइड पे खड़ा किया। अलियाब ने घर भाग इसका हाथ पकड़ा। डर मत, मैं यहीं हूँ सामने, बस अभी आई। हमामा ने इसकी आंखों में रकम डर देखा तो तसल्ली दी। अलिया डहरी सभी वहाँ खड़ी थी और मामा सामने लड़कियों से पूछी थी। हेलो बीबी। पता नहीं कहाँ से 2-3 लड़के नमूदार हुए। अलिया बतख बतख के पीछे हुई। इनको देखकर आंखों में आंसू और खुद कांप गए। क्या हुआ बीबी, को डर लग रहा है? एक लड़के ने इसको कांपते देख के इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। ये यहाँ से बड़े लोगों के बिगड़े हुए बच्चे थे जिनको कोई कुछ नहीं कहता था। हम मामा ने देखा तो जल्दी से इसके पास से उसको पकड़ा। ओ तो दूसरी बेबी भी है। अब दूसरा लड़का बोला। आ जाओ साथ चलते हैं। इसने हाथ आगे करके पकड़ने की कोशिश की। हम मामा का खून खौल गया। एक हाथ घुमा के इसके मुंह पे वो मारा तो इसके नाक से खून निकल आया। दफ़ा हो यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। अली आपको अपने पीछे करती हुई घर्राई। नहीं तो क्या करोगी, अभी बताता हूँ तुम्हें। एक लड़का आगे आया। हम मैंने इसकी नाक पे इतनी जोर से पंच मारा कि वो चीखता वहीं नीचे बैठ गया। शायद नाक की हड्डी टूट गई थी। कुछ ही देर में वह मुजम्मा लग चुका था। सभी अपना काम छोड़कर इनको देख रहे थे, लेकिन मदद किसी ने नहीं की। अलिया बुरी तरह रो और काँप रही थी, लेकिन हमामा को रोकने की हिम्मत ना हुई, जो इन लोगों की अच्छी खासी धुलाई कर चुकी थी। इनकी अच्छी तरह सफाई करके हाथ लड़ती खड़ी और एक सख्त निगाह वहाँ खड़े लोगों पे डाली, जो तमाशा देख रहे थे। खत्म हो गया तमाशा, अब आप सब जा सकते हैं। उसी से कहती अलिया आपका हाथ पकड़ कर जाने लगी, फिर रुकी। एक जोर की एक लड़के को मारी जो पहले बेहाल था। वो तीनों इतने हट्टे कट्टे नहीं थे, इसलिए हमामा को इनको वो बुरी तरह पीट गई थी। अलिया भाग का हाथ पकड़े वो वहाँ से चली गई, जिसकी हालत खराब हो रही थी। 20 दिन से महावीर ने ब्लैक ब्यूटी को देखने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया था, लेकिन वो तो ऐसे गायब ही थी कि जैसे कभी थी नहीं। महावीर की बेचैनी अब गुस्सा बनती जा रही थी। इतना बड़ा बिजनेस टाइक और एक लड़की को ना ढूंढ सका। अब तो वो मुंह से आँख ही बरस रहा था। इसका हर नक्श हर वक्त इसके दिलो दिमाग में छाया रहता था। वो पानी से भरी गिरे वो कातिल नाकी हर वक्त इसको परेशान करती थी। वो छोटी सी लड़की महावीर के होश व हवास पे बुरी तरह छा गई थी। पूरी तरह महावीर को अपने शहर में जकड़ चुकी थी। नज़र से नज़र से कत्ल कर डालो ना हो तकलीफ़ दोनों को। तुम्हें खंजर उठाने की, मुझे गर्दन झुकाने की। क्या मतलब, कुछ पता नहीं चला? ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया इसको? एक लड़की तुमसे ढूंढी नहीं जा रही। एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर अब तुमने कोई बुरी खबर सुनाई तो फिर दोबारा कोई खबर सुनाने को ज़िंदा नहीं रहोगे। अपने रूम में यहाँ वहाँ चक्कर काटता अपने आदमियों पे ढाल रहा था। मोबाइल बंद करके ज़ोर से दीवार पे दे मारा और वो टुकड़ों में तक़सीम हो गया। 20 दिनों में पता नहीं कितने मोबाइल तोड़ चुका था। महावीर बेटा, अब ग्रैंडपा की आवाज़ आई तो जल्दी से हाथ में जलता सिगरेट पाँव के नीचे मसली और बाहर आ गया। यस ग्रैंडपा, कोई काम था तो मुझे कॉल कर देते, मैं आ जाता। महावीर ने जल्दी से इनका हाथ पकड़ कर बिठाया। हाँ बेटा, वो तुम्हारी पप्पो का फ़ोन आया था। ग्रैंडपा गहरा सांस लेके बोले। ओह, कैसी हैं वो? महावीर को अपनी पप्पो याद आई। ठीक है, वो बुलाया है हमें 2 दिन बाद। ग्रैंडपा बोले। क्यों, खैरियत? महावीर को तशवीश हुई। हाँ सब खैरियत है, इसकी छोटी बेटी की शादी है तो बुलाया है। तुम चले जाओ बेटा और आशिक को भी ले जाओ पाकिस्तान। ग्रैंडपा प्यार से बोले। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। महावीर सख्त लहजे में बोला। लेकिन बेटा, ग्रैंडपा ने कुछ कहना चाहा। नहीं, बस मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाऊँगा। महावीर के लहजे के साथ चेहरे के तासर को भी सख्त थे।
ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मुझे लगा था इस बूढ़े दादा की बात की अहमियत है, इसलिए मैंने रुखसाना को तुम्हारे आने का कह दिया, लेकिन तुम्हारी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं बूढ़ा इतना सफ़र नहीं कर सकता, वरना खुद चला जाता। लेकिन खैर है, मर्ज़ी तुम्हारी। ग्रैंडपा इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे। नहीं, ऐसी बात नहीं ग्रैंडपा। माँ भी जल्दी से बोला, तो मान लो मेरी बात। ग्रैंडपा ने इसके सर पे हाथ रखा। अच्छा ठीक है, माँ भी कहता इनका हाथ लबों से लगाता चला गया।